नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई कड़ी चालू कर रहे हैं। आज से एक नया सीरियल चालू करते हैं जो रहेगा शिक्षा कर्मी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, आपको भी पता है, अभी जो लेटर वायरल हो रहा था उसके संबंध में जानकारियां तो अब सबको मिल ही गई होगी कि प्रस्ताव बना के भेजा जा चुका है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद पोस्ट आने की भरपूर संभावना है। देखिए, सबसे पहली बड़ी घोषणा कब हो सकती है? 15 अगस्त को, या फिर 15 अगस्त को घोषणा होके आगे कब एग्जाम होगा ये भी बताया जा सकता है। अगर अभी नहीं होती है तो सीजी टेट के बाद भर्ती होना लगभग लगभग संभावित है। ऑलमोस्ट लगभग संभावित है, आप बोल सकते हो 85-90% भर्ती होना संभावित है। देखिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीजें सोचते हैं, बोलते हैं भर्ती नहीं आएगा, ये आएगा। आज नहीं आएगा, 15 अगस्त को नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सीजी टेट के बाद तो आएगा ना। और सीजी टेट के बाद आएगा, फरवरी में एग्जाम है, अभी ऑलमोस्ट 8वां महीना चालू हो गया है, ठीक है। तो आपके पास 6 महीना है, गिन के 6 महीना। और जो बिगिनर हैं या जो तैयारी किए हैं उनके लिए भी शिक्षक भर्ती, पोस्ट कम है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा है तो आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। तो भैया 6 महीना बहुत ज्यादा समय नहीं है जिसमें आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया समय है, अभी से तैयारी चालू करिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। याद रखना, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वालों ने छोड़ दिया, ठीक है। जैसा कि माइनस मार्किंग रहता है, आपको पता है, 0.1 नंबर में, 0.01 नंबर में पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 92 नंबर है, किसी का 93 नंबर है, और आप बोलोगे कि 92 नंबर तक कट ऑफ आ जाए, तो यह भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पॉइंट में बहुत से सिलेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही सबसे बढ़िया समय है तैयारी करने का, ठीक है। अपनी तैयारी चालू करिए, एग्जाम होगा ही, ठीक है। मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि भैया आपने बीएड किया क्यों, आपने डीएलएड किया क्यों? शिक्षक बनने के लिए ना। जब सरकार बोल रही है हम शिक्षक की भर्ती करेंगे, तो अब तो क्लियर हो गया कि शिक्षक की भर्ती आएगी। ये एक सरकार को भी ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो गए, अब तो उसको भर्ती करना ही पड़ेगा, तभी आगे चुनाव जीत पाएगी। तो आप बिल्कुल इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। जिनको भी शिक्षक की तैयारी करनी है, शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, शिक्षक बनना है, वो बिना इधर उधर की बातें सोचे समझे तैयारी चालू करिए आपकी। जिस दिन वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आने के बाद आपको बमुश्किल 35 से 40 दिन मिलेगा एग्जाम के लिए। और उस 35 से 40 दिन में तो मेरे ख्याल से रिवीजन भी संभव नहीं होगा, तो आप पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। पोस्ट कम है तो कंपटीशन का लेवल तगड़ा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि पेपर 150 नंबर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से पार्ट हैं। पेपर 150 नंबर का ही होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो 100 नंबर का होगा, कोर्स वही रहेगा, मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स के वेटेज कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल तन मन धन से जुड़ जाइए जो भी एलिजिबल हैं। दूसरी बात, सर हमारा बीएड तो है लेकिन हमारा सीजी टेट नहीं है या सी टेट नहीं है। आपको 2 मौका मिलेगा। एक दिसंबर का सी टेट दिलाने का मौका मिलेगा अभी, जिसमें आप सी टेट क्लियर करके अपेयर हो सकते हो, और एक फरवरी में सीजी टेट दिलाने का मौका मिलेगा, जिसको आप क्लियर करके इस भर्ती में अपेयर हो सकते हो। आप बीएड किए रहो, बीएड में टॉप कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप सीजी टेट या सी टेट क्लियर नहीं करोगे, भर्ती का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो जिनका भी बीएड हो गया है और सी टेट सीजी टेट क्लियर नहीं है, उनके पास इस भर्ती में लगने के लिए 2 अवसर हैं। सबसे पहला तो दिसंबर का सी टेट, सेंट्रल लेवल का टेट, और फरवरी का सीजी टेट, ठीक है। अब सर शिक्षक की पढ़ें कि सीजी टेट का पढ़ें या सी टेट का? भैया लगभग 80% सिलेबस सेम है। सीडीपी पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना ही है, अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ना ही है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करते हो तो आपका सी टेट या सीजी टेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर विज्ञान और गणित वालों का पोस्ट नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समय से कला संकाय वालों का पोस्ट नहीं आया था, तो इस बार कला संकाय को पहले मर्ज किया गया है। ऐसा नहीं है कि गणित और विज्ञान के टीचरों की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये, अभी चरणबद्ध तरीके से इन्होंने भर्ती करने का आश्वासन दिया है, तो क्या पता पहले चरण में ना आए।
और जैसा कि जो प्रस्ताव संशोधित है ना, और गया है, अगर इस प्रस्ताव में मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हाँ भाई इसमें विज्ञान वाले और गणित वालों का पोस्ट नहीं है, तो जरूर उस पोस्ट को समाहित किया जाएगा। अभी केवल प्रस्ताव गया है, ऐसा नहीं है कि गणित और विज्ञान का पोस्ट नहीं आएगा, आएगा, व्याख्याता में भी आएगा, वर्ग 2 में भी आएगा। तो यही बोलने का मतलब है कि तैयारी बस चालू रखिए और अपनी बात वहां तक सुनाइए जहां तक आपकी मांग पूरी हो जाए। चलो, आज का हमारा एमसीक्यू है 25 एमसीक्यू है, बिगनिंग है, मस्त आराम से चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसको लगभग हम अनछुआ कर देते हैं, उतना ध्यान देते नहीं है। अनछुआ करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि अरे इससे तो ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बाद में समझ में आता है इसी से क्वेश्चन आया और हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक, अब मनोविज्ञान को शिक्षक में पढ़ने की क्यों जरूरत है शिक्षक भर्ती परीक्षा में? क्योंकि आप एक क्लास टीचर हो, आपके क्लास में मिनिमम 30 से 35 बच्चे हैं जो 30 से 35 अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। अगर आप उन बच्चों के सोच को नहीं पढ़ पाए, उनकी समझ को नहीं पढ़ पाए, उनकी बुद्धि को नहीं पढ़ पाए, उनके व्यवहार को नहीं पढ़ पाए, तो आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, कोई भी काम करना है तो उस काम के बारे में जान लेना ही आधा जंग जीत जाना होता है। आप एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हो लेकिन उसको उसकी क्षेत्रीय भाषा ही आती है केवल, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? उसकी बातों से, उसकी साइकोलॉजी से। तो एक शिक्षक क्या है? आज जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है तो एक शिक्षक केवल क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, सुविधादाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में यह कहा गया है कि बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। बच्चा जैसा सीखना चाहता है उसको वैसा सिखाओ। तो इस बाल केंद्रित शिक्षा को फुलफिल करने के लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, जिससे आप बच्चों की मना स्थिति को समझ सको और उनको अच्छे से क्या करो? सिखा सको। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। मनोविज्ञान ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीटेट सीटेट दोनों में पूछा गया है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार से व्यवहार को संजोए है। अब ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए समाहित किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला? आत्मा बोला। तो चलो आत्मा के साथ डील कर लेते हैं। सबसे पहले आत्मा का, ठीक है, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का और उसके बाद व्यवहार का। ठीक है, व्यवहार का। सर ये क्या है? आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार? भैया ये क्रम है, ये विकास का क्रम है। किसका? मनोविज्ञान के विकास का क्रम है। ये मनोविज्ञान के विकास का क्रम है। ठीक है, जब प्राचीन काल में अरस्तु ने मनोविज्ञान के बारे में बताया, अरस्तु, ठीक है, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन? सेल्यूकस निकेटर। उसका उत्तराधिकारी कौन? मेगास्थनीज। पढ़ाए हुए अपन लोग। तो ये मनोविज्ञान की क्या विकास का क्रम है। प्राचीन काल में, है ना, अरस्तु, प्राचीन काल में अरस्तु ने कब? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था? आत्मा का। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था? आत्मा का। प्राचीन काल में अरस्तु ने मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में किसका विज्ञान कहा? आत्मा का। तो पौराणिक आप पुराने कथाओं को देखोगे तो वहां आत्मा की बात करती है ना, वहां आत्मा की बात चलती है ना। कैसे? इसकी आत्मा दूषित है, इसकी आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा से बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, पर आत्मा क्या है? आत्मा तो परलौकिक है, देखी नहीं जा सकती, कुछ नहीं की जा सकती। तो बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरी थ्योरी आई जिसको बोला गया मन का विज्ञान, कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वो आदमी मन से बहुत खराब है, वो आदमी मन से बहुत कपटी है। हम लोग मन की बात करते हैं
तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा पोम्पोनॉजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? पोम्पोनॉजी ने। पोम्पोनॉजी ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? मन का। ठीक है, मनोविज्ञान को बोला मन का, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं तो उसका अध्ययन किया नहीं जा सकता। जो चीज है विज्ञान, याद रखना, विज्ञान प्रत्यक्ष और प्रमाण पे काम करता है। वो जो है उसी पे बात करेगा, जो नहीं है उस पे बात नहीं करेगा। तो मन का विज्ञान कहा, है ना। पहले क्या होता था? आदमी अपनी आत्मा के अनुसार बिहेव करता था, तो आत्मा की बात कही गई। उसके बाद आदमी अपने मन के अनुसार, मन अच्छा है तो अच्छे से, मन बुरा है तो बुरे से, ठीक है, तो मन के अनुसार बिहेवियर। कुल मिला के मनोविज्ञान में आपको आदमी का बिहेवियर पढ़ना है। तो पहले बोले कि आत्मा इंपॉर्टेंट है तो आत्मा का बिहेवियर पढ़ रहे थे, फिर बोले आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं तो मन का बिहेवियर पढ़ना चालू किए। अब मन का विज्ञान किसने बोला? पोम्पोनॉजी ने 17वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान, है ना। क्या बोले? मन, बोले मन भी कुछ नहीं होता। आदमी का मस्तिष्क, चेतना, है ना, मस्तिष्क के अनुसार आदमी क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है, मन आत्मा कुछ नहीं होता। जिस आदमी का जितना दिमाग वो उतना व्यवहार करेगा। इसीलिए मनोविज्ञान किसका विज्ञान बन गया? चेतना का। और चेतना के विज्ञान में, है ना, कौन बोला? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कौन बोला? आपका विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर कब बोले? 19वीं शताब्दी में। किसका? मस्तिष्क, मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क चेतना का विज्ञान। ठीक है, अब बोले मस्तिष्क चेतना का विज्ञान। भाई आदमी मस्तिष्क के अनुसार व्यवहार नहीं करता, आदमी का व्यवहार ही बताता है कि वो कैसा है। फिर आया मनोविज्ञान, किसका विज्ञान बन गया? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के व्यवहारवादी कौन है? जेबी वॉटसन। कौन है? वाटसन, जेबी वॉटसन। कब? 20वीं सदी से अब तक। अभी अगर मनोविज्ञान पूछेगा तो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं। प्राचीन काल में 16वीं शताब्दी में अरस्तु क्या करते थे? जाके प्रवचन देते थे। कोई आदमी को कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसका काउंसलिंग करते थे, प्रवचन देते थे। तो वो मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बोल दिए? आत्मा का विज्ञान बोल दिए। कब? 16वीं शताब्दी में। किसने बोला? अरस्तु ने। ठीक है, 17वीं शताब्दी में पेम्पोनॉजी आए। पेम्पोनॉजी बोले आत्मा कुछ नहीं होता जी, मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, वो मन से चलता है, मन के अनुसार काम करता है। तो पेम्पोनॉजी ने आत्मा के बाद कहां ले आया मनोविज्ञान को? मन में। कब? 17वीं शताब्दी में। उसके बाद विलियम वुंट आए, बोले मन वन कुछ नहीं, मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीखना और शिक्षा अध्ययन करना कौन सी प्रक्रिया है जी? बौद्धिक प्रक्रिया है। तो ये बोले कि चेतना मतलब मस्तिष्क का विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान। विलियम वुंट ने कहा 19वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद बोले मन भी कोई चीज नहीं होता। जेबी वॉटसन बोले मन भी कोई चीज नहीं होता है, व्यवहार होता है। आदमी अपने व्यवहार के कारण बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है? व्यवहार को पढ़ो। मन मस्तिष्क ये तो दिख ही नहीं रहा है, कहां पढ़ लोगे? व्यवहार को पढ़ो। व्यवहार तो सामने दिख रहा है ना। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? जेबी वॉटसन। व्यवहारवादी है ये क्या है? जेबी वॉटसन व्यवहारवादी। कब बोला? 20वीं सदी से अब तक। तो उसी को वुडवर्थ ने ताना मार दिया। बोला मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान था, फिर आत्मा को छोड़ के मन को पकड़ा, मन को छोड़ के चेतना को पकड़ा, और अभी व्यवहार के साथ बैठा हुआ है। आगे और रिसर्च होगा, व्यवहार को छोड़ के किसी और को भी पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती है कि ये कथन किसका है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम। अब भैया पहले ये व्यवहार चेतना इतना नहीं था, है ना। ऋषि मुनि लोग क्या बोलते थे? तेरी आत्मा दूषित है, तेरी आत्मा दूषित है, तेरी आत्मा पवित्र नहीं है। मतलब उस समय जो तुम्हारा व्यवहार है वो आत्मा से जांचा जाता था। उसके बाद का आया क्या? इसके मन में खोट है, इसका मन खराब है, मन से जांचा जाने लगा। उसके बाद क्या बोले? इसका दिमाग खराब है, पागल है ये, तो फिर दिमाग से जांचा जाने लगा। उसके बाद क्या आया? अभी व्यवहार, तेरा बिहेवियर सही नहीं है भाई, तेरा बिहेवियर बहुत रूड है यार, तेरा बिहेवियर बहुत पोलाइट है यार। अभी हम हमारे व्यवहार को हमारे बिहेवियर व्यवहार से ही जांचते हैं। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। पहले था आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। अरस्तु, पोम्पोनॉजी, विलियम वुंट, जेबी वॉटसन। व्यवहारवादी। ठीक है,
16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और अभी 20वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। 1 लाख रुपए का क्वेश्चन कई बार पूछा है, आगे भी बिल्कुल पूछा जाने रहेगा। अब पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान, हर प्रकार के विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, उसी तरह मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है जी? आपके व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी क्या है? आपके व्यवहार का अध्ययन। आजकल पहले के लोगों को अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने बोलते थे ना, तो वो बोलते थे पागल हूं क्या मैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगे। भैया पागल लोग ही साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। ठीक है, जो डिप्रेशन में है, जो तनाव में है, वो भी अपने व्यवहार को, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए काउंसलिंग के लिए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, लव यू जिंदगी पिक्चर देखे ना, जिसमें वो गाना है लव यू जिंदगी वाला, कौन सा, शाहरुख खान और आलिया भट्ट का। तो शाहरुख खान क्या रहता है? साइकोलॉजिस्ट रहता है, वो आलिया भट्ट का काउंसलिंग करता है। तो भैया आजकल लोग जाते हैं अपने बच्चे के दिमाग को ठीक करने के लिए, या फिर उनके व्यवहार को बदलने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जाते हैं। कंसल्ट करते हैं डॉक्टरों से, कंसल्ट है ना, करते हैं क्या कि भाई क्यों ये ऐसा कर रहा है। फिर डॉक्टर उससे बात करता है, उसके व्यवहार को जानता है और बोलता है इसको ये परेशानी है, इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक, मनोविज्ञान के लिए पहली प्रयोगशाला किसने बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम वुंट ने बनाई थी। विलियम वुंट ने बनाई थी, इसीलिए इनको प्रयोगवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, कब? 1879 में, है ना। ठीक है, 1879 में जर्मनी के, कहा? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। यह पूरा पूछता है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कौन बनाया मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला? विलियम वुंट। हमेशा पूछता है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने, है ना, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में बनाया। ठीक है, उसके बाद इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको? विलियम वुंट को। सर हम तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को भी पढ़े, विलियम जेम्स को भी कहा जाता है, पर ये आधुनिक प्रयोगवादी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला बनाई। आधुनिक प्रयोगवादी मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि 1889 में, है ना, 1879 में, 79 में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई, इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को भी कहा जाता है। अब विलियम जेम्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1880 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक विषय बनाया। ठीक है, करके एक विषय बनाया। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया। दो लोगों को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। क्यों? पहले तो विलियम वुंट है। विलियम वुंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। कब? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, इस कारण। दूसरा कहा जाता है विलियम जेम्स को क्योंकि अरस्तु के समय, अरस्तु क्या थे? दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर थे। दर्शन शास्त्री, फिलोसफी क्या होता है? पूरे जिंदगी का निचोड़, और जिंदगी के निचोड़ से निकला हुआ ज्ञान। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ये जिंदगी के निचोड़ का ज्ञान है। मतलब आप जिंदगी भर दुनिया से मिलोगे और काम करोगे, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, तो पहले क्या था? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर एक छोटा सा विषय था। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर एक छोटा सा विषय था और पूरा मनोविज्ञान फिलॉसफी के अंदर ही समाया हुआ था। लेकिन 1880 में विलियम जेम्स पहले आदमी थे, 1880 में, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान को एक अलग विषय बनाया। ठीक है, दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान को अलग विषय बनाया, इसलिए विलियम जेम्स और विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। पर ये प्रयोगवादी हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला बनाए। ऑप्शन बी। तीसरा, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहां है? हमारे यहां मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां है? प्रयागराज में। कहां है? प्रयागराज में। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज में। चलिए दोस्तों, मैं जानकारी दे देता हूं। जैसा कि मैंने अभी क्लास चालू होने के पहले ही आपको बताया कि भैया आपके पास 2 मौका है इस भर्ती में अपेयर होने का।
जिन लोग का सीजी टेट या सी टेट क्लियर है, बीएड क्लियर है, डीएलएड क्लियर है, उन लोग तो भर्ती दे सकते हैं, बिल्कुल शुभकामना है, अच्छे से पढ़िए और लगिए नौकरी। जिनका अभी अभी कंप्लीट हुआ है और जिन लोग सीजी टेट या सी टेट नहीं निकाले हैं, तो दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा सीजी टेट के लिए भी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए मात्र 999 रुपए में सीजी टेट की आपको संपूर्ण क्लास मिल जाएगी। इसमें क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड अपडेटेड क्लास मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सीजी टेट के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए संपर्क करना चाहते हो तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट जो सीजी टेट हुआ था दोस्तों, काफी लोगों ने हमारे यहां से क्वालिफाई किया। मैंने ही उसको ऑलमोस्ट मैंने ही सभी को सीडीपी और अन्य विषय पढ़ाए थे। यकीन मानिए बहुत जबरदस्त तैयारी होगी आपकी, बस आप बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, आपके पास 2 मौका है, सी टेट और सीजी टेट, तभी आप अपेयर हो जाएंगे। कई लोगों का क्वेश्चन है, सर हम फाइनल सेमेस्टर में हैं। लास्ट समय जब 2023 में भर्ती हुआ था तो यह कहा गया था कि जो फाइनल सेम वाले हैं उनके लिए यह कहा गया था कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल सेमेस्टर वाले अपेयर हुए थे, हम लोग भी अपेयर हुए थे। तो इसका रिजल्ट है ना, शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जुलाई में आया था, 1 या 2 जुलाई को, 1 या 2 जुलाई को आया था। और हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का बीएड का रिजल्ट 2 या 3 जुलाई को आया, 2 या 3 जुलाई को आया था। पर रिजल्ट में डेट जून का प्रिंट था, 30 जून का प्रिंट था, है ना। मतलब आपके रिजल्ट का डेट शिक्षक भर्ती के रिजल्ट आने से पहले का होना चाहिए। तो अधिक से अधिक लोग भर्ती में अपेयर हों, इसीलिए बैक डेट में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट जारी किया था। तो भैया आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी सरकार आपको सपोर्ट करेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो लोग अपेयर हो सकते हैं जो फाइनल सेम में है, बशर्ते शिक्षक भर्ती का रिजल्ट से पहले उनके बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपका शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, उसके बाद बीएड का रिजल्ट आया तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहले रिजल्ट होना जरूरी है। मतलब जिस दिन आप एग्जाम दिला रहे हो उस दिन आपका पूरा चीज कंप्लीट होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस देश का रहा है? तो मैं बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक जो फिलोसोफर हैं वो कहां के रहे हैं? अमेरिका के। सर्वाधिक योगदान आपको कौन से देश का मिलेगा? अमेरिका के। शिक्षा के क्षेत्र में बोल रहे हैं ना, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान अमेरिका देश का रहा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, काफी आपकी ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक। अब देखिए यही क्वेश्चन आता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। बाल केंद्रित शिक्षा में कोई भी निगेटिव आंसर नहीं लिया जाता। बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे की जिज्ञासा को दबाना नहीं है, बच्चे के क्रिएटिविटी को दबाना नहीं है। कुल मिलाके शिक्षक एक क्या रहेगा? सर्विस प्रदाता। आपको बस रहना है, बच्चा खुद कर लेगा। जीन प्याजे जी ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, और अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते ही हैं। कैसे? अब एक गरम कप है, उस पर चाय है, बच्चे को बोलोगे नहीं बेटा मत छू, गरम है गरम है गरम है, बच्चा जब तक छुएगा नहीं, जब तक जलेगा नहीं, वो नहीं मानेगा और वो छुएगा। अब तुम उसको बता रहे थे कि ये गरम है, इससे जल जाता है, वो माना? नहीं माना। जब वो छुआ, वो जला, तब वो अपने ज्ञान का निर्माण किया कि भैया चाय गरम होती है, चाय को नहीं छूना है। तब वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से किया है। तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और आज की डेट की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बाल केंद्रित है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसे होती थी? टीचर सेंटर, टीचर सब चीज होता था, जो पढ़ा रहे पढ़ाने दो। अभी बच्चा जो पढ़ रहा है वो पढ़ेगा, आप उसको दबा नहीं सकते। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है ना। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप बच्चे लोगों की साइकोलॉजी को समझ लोगे।
बच्चों के मनोविज्ञान को समझ लोगे। ठीक है, अब बच्चों के मनोविज्ञान को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब जैसे हम जब नए नए मैथ्स पढ़ना चालू किए तो हमारे गुरुजी जब ऐसे डिवाइड करके पढ़ाते थे, 4 चौक 16, है ना, जब ऐसे पढ़ाते थे तब हमको समझ आता था। लेकिन गुरुजी अगर इसी को ऐसे लिख के ऐसे काट देते थे या फिर इधर लिख के ऐसे काट देते थे तो ये हमें समझ ही ना आए। तो गुरुजी ने हमारी साइकोलॉजी समझी कि बच्चे को ऐसे समझ आएगा। अगर गुरुजी अड़ जाते नहीं तू ऐसे ही सीख, तो कभी सीख पाते क्या? नहीं। तो वो समझे ना भैया कि बच्चा इस प्रकार से सीखेगा, बच्चा ऐसे सीखेगा। और वो कैसे समझे? हमारी साइकोलॉजी को समझ के समझे। इसीलिए हमारे लिए उन्होंने कौन सी, ये वाली डिस्क्रिप्टिव मेथड उपयोग किया और हम सीखे। अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, उसको आप समान बच्चों के जैसे ही पढ़ाओगे तो उसके लिए नुकसान है। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। अलग अलग नहीं करना है बच्चे को, एक्सेलरेशन देना है उसको। अब मान लो कोई बच्चे की आंख थोड़ी कमजोर है, वो दूर में पीछे बैठ के ऐसे बार बार ब्लिंक कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो बच्चे को ब्लैक बोर्ड प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो उसको बुला के आगे बैठाओ। अब कोई बच्चा हमेशा सुस्त रहता है ना, उसके बाल पीले टाइप के पड़ रहे हैं, ठीक है, शरीर पीला पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो कुपोषित हो रहा है। अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है ना, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो पोषण स्तर नहीं है उसमें, इसीलिए वो डरा है, अपनी मम्मी को छोड़ता नहीं है, वो बार बार गोदी में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं है, दम नहीं है। तो ये सब चीजें समझने के लिए ही आपको क्या करना है? मनोविज्ञान पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, अगर कक्ष में कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ बच्चे कमजोर हैं, तो आपको सबको मिला के पढ़ाने के लिए सभी बच्चों का क्या करना चाहिए? मनोविज्ञान समझ में आना चाहिए। ठीक है, हर बालक यूनिक है, हर बालक यूनिक है, और हर बालक प्रतिभावान है, और हर बालक प्रतिभा का धनी है, बशर्ते आपको समझना है। और आप कैसे समझोगे जी? शिक्षा मनोविज्ञान से। अब एक बालक जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो भैया आप उसको गेम में डालो, उसको दौड़ाओ, खिलाओ, कुदाओ। अब तुम खेल मत, पढ़ पढ़, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, ना खेल पाया ना पढ़ पाया, जिंदगी हो गई खत्म। तो भैया जो बच्चा जैसा करना चाहता है उसको ऐसा करने दो। उचित शिक्षण विधियों का चयन, अब देख लो, यही मैं बताया डिवाइडेशन वाला, भैया उनको समझ में आया, मेरे टीचर को इसको ऐसा नहीं समझ आता, तो वो इस मेथड का चयन किए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? सबसे पहले तो बच्चों को समझता है, उसके बाद उनकी विभिन्नताओं को समझता है, उनके बाद उनकी जरूरतों को समझता है, और उसके बाद अपने अनुसार, मतलब बच्चों के अनुसार जो बच्चा समझ सके वैसा शिक्षण विधि बना के पढ़ाता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो ठीक है, ये चीज है, आपके घर में भी मनोविज्ञान चलता है। अब आपकी मम्मी को पता है कि भैया, है ना, हमारी मम्मी को पता है कि भैया दीपक क्या नहीं खाता? बरबट्टी नहीं खाता, और घर में बरबट्टी बना है और मेरे लिए कोई दूसरा सब्जी नहीं है और दूसरा अरेंजमेंट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा मनोविज्ञान तो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो घर का माहौल बिगड़ेगा। तो भैया मेरी जरूरतों को, मेरे मनोविज्ञान को समझ के मेरी माता ने मेरे लिए अलग से दाल चावल बना दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है ना, इसी को समझना है बच्चों को। क्यों? क्योंकि शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित। ऑप्शन डी। चलो, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय की देन है? ये पूरा संप्रदाय पढ़ना है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब व्यवहारवादी हैं इन लोग, है ना, इन लोग व्यवहार में परिवर्तन करते। शिक्षा क्या है जी? व्यवहार में परिवर्तन करना है। शिक्षा की परिभाषा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब आपके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो वो है व्यवहारवादी। चलो, शिक्षा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्ण से ये शिक्षण सूत्र है ना, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय का है? वो है गेल्टास्टवाद का। किसका? गेल्टास्टवाद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है गेल्टास्टवाद। ठीक है, चलो, अब गेल्टास्टवाद क्या होता है? गेल्टास्टवाद है जर्मनी का शब्द, जर्मनी भाषा का शब्द है। गेल्टास्ट का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण या पूर्णता। गेल्टास्ट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या पूर्णता। ठीक है, संपूर्ण, पूर्णता या समग्र। ठीक है, चलो, उसके बाद इसके संस्थापक कौन है ये पूछता है। पूरी कहानी बता रहा हूं मैं। इसके संस्थापक है मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर। सहयोगी कौन है? सहयोगी है कोल्हर, लेविन और कोपका। कोल्हर, लेविन और कोपका। ठीक है, संस्थापक है मैक्स वर्दिमर,
सहयोगी है कोल्हर, लेविन और कोफका। समग्रवाद होता क्या है? समग्रवाद होता क्या है समझिए। जब आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं, जब आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कपड़े का रंग, उसके बाद कपड़े की क्वालिटी, उसके बाद कपड़े का रेट, उसके बाद तुम ट्राई करके देखोगे तुम में अच्छा लगेगा या नहीं, उसके बाद किस कपड़े की जरूरत आपको कहां कहां होगी। एक चीज के लिए आपने इतना कैलकुलेशन लगाया, तब एक प्रॉब्लम को आप क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए, एक कपड़ा लिए। तो मैक्स वर्दीवन, कोल्हर, लेविन, कोफका ने क्या किया? एक प्रयोग किया। प्रयोग किसके ऊपर किया? प्रयोग किया बंदर के ऊपर, बंदर नहीं, चिंपांजी के ऊपर। प्रयोग किसके ऊपर किया? चिंपांजी के ऊपर। एक रूम में क्या किया? चिंपांजी को बंद कर दिया। ठीक है, एक रूम में चिंपांजी को बंद कर दिया और यहां छत पर क्या लटका दिए? केले लटका दिए। छत पर क्या लटका दिए? केले। चिंपांजी भूखा था, चिंपांजी भूखा था, गया केला तोड़ने, नहीं तोड़ पाया क्योंकि केला छत पर लटका था। फिर यहां पे एक बड़ा बॉक्स था, एक छोटा बॉक्स था, एक छड़ी पड़ी थी। ठीक है, चिंपांजी लेके आया बड़ा बॉक्स, बड़े बॉक्स पे चढ़ा और केले को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। उसके ऊपर रखा छोटा बॉक्स, केले को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। उसके बाद छड़ी लेके आया और छड़ी लेके आके बॉक्स के ऊपर खड़े होके छड़ी से मार के केले को तोड़ा। केला नीचे गिरा तो चिंपैंजी ने अपनी भूख मिटाई। अब चूंकि प्रॉब्लम क्या थी? केला तोड़ना, है ना? प्रॉब्लम क्या थी? केला तोड़ना। तो क्या बड़े बॉक्स से केला टूटा? क्या केवल छोटे बॉक्स से केला टूटा? नहीं, सभी एलिमेंट का दिमाग लगा के एक साथ उपयोग किया गया, तब क्या हुआ? वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पूरे जो प्रॉब्लम है उसको एक साथ सॉल्व करना, टुकड़ों में नहीं, एक साथ सॉल्व करना, पूरे संसाधनों को मिलाकर एक साथ सॉल्व करना क्या कहलाता है? समग्र कहलाता है, संपूर्ण कहलाता है, और उसी को कहते हैं गेल्टास्टवाद। ठीक है, उसी को कहते हैं गेल्टास्टवाद। ठीक है, अब आप एक कार लेने जाओगे, प्रॉब्लम क्या है? कार खरीदना। तो भैया आप केवल कलर देख के कार लोगे क्या? केवल कंपनी देख के क्या कार लोगे क्या? या फिर इंजन देख के कार लोगे क्या? आप कलर भी देखोगे, कंपनी भी देखोगे, इंजन भी देखोगे, माइलेज भी देखोगे, रेट भी देखोगे, तुम्हारे घर में खड़े करने लायक जगह है कि नहीं वो भी देखोगे। तो पूरी चीजों को उपयोग करके आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, कार ले लिया, तो आपने क्या किया? सब चीजों को समग्र किया, एक किया, जोड़ा, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। वैसे ही ये सुल्तान नामक चिंपैंजी जितना एलिमेंट था सबको एक साथ जोड़ा और केले को तोड़ के केला खाया, तो ये क्या हो गया? समग्रवाद हो गया। क्या हो गया? समग्रवाद। इसी को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब यहां पूर्ण मतलब सभी चीजों को एक करके एक बिंदु पर पहुंचना, पूर्ण से अंश की ओर, है ना? सभी चीजों को एक करके एक बिंदु, एक सॉल्यूशन पर पहुंचना क्या कहलाता है? गेल्टास्टवाद। जर्मनी का शब्द है। मैक्स वर्दीमर इसके क्या हैं? संस्थापक है, सहयोगी है कोल्हर, लेविन और कोफका। इन्होंने चिंपांजी, सुल्तान नामक चिंपांजी पे केले और भूख का प्रयोग किया। चिंपांजी ने बॉक्स, लकड़ी सभी के माध्यम से केला तोड़ के खाया, तो यह माना गया कि क्या किया? वो सभी चीजों को मिलाया और एक अपना सॉल्यूशन निकाला। तो सभी चीजों को मिलाकर एक सॉल्यूशन निकालना क्या कहलाता है? गेल्टास्टवाद। याद रखिएगा, गेल्टास्टवाद में किसी भी समस्या को तोड़ तोड़ के सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, चलो, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक है जेबी वॉटसन। ठीक है, चलो, मूल व्यवहारवादी किसे माना जाता है? क्वेश्चन घुमा दिया था, ये क्वेश्चन घुमा दिया था। सर आपने अभी तक पढ़ाया व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। लेकिन मूल व्यवहारवादी कौन है? बीएफ स्किनर।
मूल व्यवहारवादी, BF स्किनर। ठीक है, चलो, इन्होंने भी बिल्ली या कबूतर पे किया था टेस्ट, वो भी पढ़ा देंगे, BF स्किनर। ठीक है, पावलाव ने किस पे टेस्ट किया था? कुत्ते पे। क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत किसका है? पावलाव का। ठीक है, वैटसन का क्या है? व्यवहारवाद, है ना। BF स्किनर को क्या कहा जाता है? मूल व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी लोग क्या करते हैं? व्यवहार में परिवर्तन करके आपको शिक्षा देंगे, व्यवहार में परिवर्तन करके आपको शिक्षा दे देंगे। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? पूछा गया था भाई, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने कब? 1905 में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल 1905। इन्होंने 14 क्या बताया है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कितनी बताई है? 14। और ये मूल प्रवृत्ति पूछी जाती है, इंसान में 14 मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जानते हैं? बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बालक पर मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात सर्वप्रथम किसने की है? बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि शिक्षा पर, बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले आदमी थे द ग्रेट रूसो, जिग जैक्सन रूसो, ऐसा इनका नाम है, रूसो। ठीक है, अब इनकी कहानी में बताता हूं। रूसो का जो स्कूल है, एजुकेशन स्कूल रूसो का कैसा है? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी जनक, है ना। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो। ठीक है, अब इनका कहना था, इनको स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। ठीक है, इन्होंने एमिल वाली एक कहानी भी लिखी है। इनको स्कूल जाने से बहुत डर लगता था, स्कूल में मार पड़ती होगी जो भी, बचपन में इनके मम्मी पापा का देहांत हो गया, फिर उसके बाद काफी अच्छा नहीं रहा इनका बचपन, है ना। और इनको स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। ये बोले कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, ये आदमी बोले बच्चों को स्कूल मत भेजो। स्कूल वाले बच्चों को कस्टमाइज कर देते हैं, बच्चों की ओरिजिनलिटी को खत्म कर देते हैं। वो वही पढ़ाते हैं जो उनको पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ाते जो बच्चा पढ़ना चाहता है। ये बोले बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, स्वतंत्र, बच्चे को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दो, वो प्रकृति के साथ रह के सीख जाएगा। और उस समय सीखना केवल पढ़ना नहीं था, जिंदगी जीना सीखना था। ठीक है, तो बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, वो जो अच्छा लगेगा, जो उसको सही लगेगा वो करेगा और वो सीख जाएगा। ठीक है, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्यों? क्योंकि स्कूल में आपको कस्टमाइज कर देते हैं, स्कूल में आपको कस्टमाइज कर देते हैं, आपको सिलेबस के अनुसार चलना है, आपको वो पढ़ना है जो वो पढ़ा रहे हैं। तो रूसो उस समय बोले, काफी पुराने थे, रूसो बोले कि भैया बच्चा प्रकृति में रह के ही सब चीज सीख जाता है, बोलना, चलना, खाना पीना, और उसका जो मर्जी होगा, जो हॉबी होगा वो खुद पूरा कर लेगा। स्कूल वाले उसको कस्टमाइज कर देंगे। तो प्रकृतिवादी और बच्चों पर सबसे पहले ध्यान किसने दिया? रूसो ने दिया। किसने दिया? रूसो ने। इन्होंने कहा बच्चों को प्रकृति में छोड़ दो स्वतंत्र, वो प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करके, प्रकृति के साथ व्यवहार करते, प्रकृति के साथ इंटरेक्शन करके सीख जाएंगे, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। कौन? रूसो। बालक पर शिक्षा शास्त्रों का ध्यान केंद्रित करने का पहला कौन? रूसो। ठीक है, चलो, प्रकृतिवादी थे, याद रखिएगा। वर्तमान में मनोविज्ञान है, बताइए वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? अभी आप पहला क्वेश्चन पढ़े ना कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, और अभी मनोविज्ञान किसके साथ है? व्यवहार के साथ। किसके साथ है? व्यवहार के साथ। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का। इसीलिए अब इसको पागल नहीं बोलते भैया, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पागलपन नहीं है, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि पागल कोई साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे। अगर आपको टेंशन लग रहा है, तनाव है, अनिद्रा है, अच्छा नहीं लग रहा है, खा नहीं पा रहे हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, तो भी अपने व्यवहार को चेंज करने के लिए, काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो वर्तमान में अभी 20वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान किसने बनाया है? व्यवहारवादी कौन है?
जेबी वॉटसन। आत्मावादी कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है। मनवादी कौन थे? पोम्पोनोजी थे। ठीक है। चेतना, दिमाग, दिमाग वाले कौन थे? विलियम वुंट थे। पहली प्रयोगशाला बनाई। दिमाग के बाद व्यवहारवादी कौन हुए? व्यवहारवादी हुए जेबी वॉटसन। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्ष का माना जाता है? मनोविज्ञान कितने दिन अपनी मां दर्शन शास्त्र के पेट में रहा है? मनोविज्ञान कितने दिन अपनी मां दर्शन शास्त्र के पेट में रहा है? लगभग 2000 वर्ष। दर्शन शास्त्र में छुपा हुआ था मनोविज्ञान। कब? 1880 में। 1880 में विलियम जेम्स ने, किसने? विलियम जेम्स ने, है ना, मनोविज्ञान को किससे अलग किया? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया? अलग विषय बनाया। और तब से मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया मनोविज्ञान, है ना। तो मनोविज्ञान कितने दिन अपनी मां दर्शन शास्त्र के गर्भ में था? लगभग 2000 वर्ष। मनोविज्ञान को अलग विषय किसने बनाया? 1880 में विलियम जेम्स ने बनाया। ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान कहां से पैदा हुआ है जी? मनोविज्ञान की मां कौन है? मनोविज्ञान की मां है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के गर्भ में कितने समय रहा है? लगभग 2000 वर्ष रहा है। ठीक है। क्योंकि 16वीं शताब्दी में ये क्या हुआ है? 16वीं कहां भैया, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान एक अलग विज्ञान बना है। कौन बनाया? विलियम जेम्स बनाए। ठीक है। इसीलिए उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला बनाई। ठीक है। तो किसका था? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ है क्या? मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्की ने किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्की ने किया था। इनकी पुस्तक थी, पुस्तक क्या थी इनकी? साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जिसमें पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। कब? 1590 में ये पुस्तक लिखे थे, है ना। कौन? रुडोल्फ गोल्की। रुडोल्फ गोल्की 1590 में एक पुस्तक लिखे थे साइकोलॉजिया। और इस साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ रहे हैं ना भैया, मनोविज्ञान का। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान चालू होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे यहां टीचर भर्ती आने वाली है, उसके लिए हमारे द्वारा क्लास चलाई जा रही है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन की पूरी थ्योरी क्लास, पूरी अपडेटेड थ्योरी क्लास हमारे कोर्स में उपलब्ध है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 999 में, 999 रुपए में। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 में संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल क्या योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें। ठीक है। हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ दोनों के क्लास चलाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। क्यों? क्योंकि अलग विषय बनाया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन? विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। इन्होंने क्या किया था? 1879 में। कहा? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या किए इन्होंने? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या किया था? मनोविज्ञान को है ना पृथक विषय बनाया। क्या कराया? पृथक विषय बनाया। किससे अलग करके? दर्शन शास्त्र से। कब? 1880 में।
ठीक है। जेबी वाटसन क्या थे? जेबी वाटसन थे व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक। और विलियम वुंड के शिष्य कौन थे? टेचनर थे। कौन थे? टीचनर या टेचनर। इन्हें ने क्या किया? इन्होंने चेतना की संरचना को समझा। विलियम वुंड पहले क्या बनाए? विज्ञान प्रयोगशाला बनाया, उसमें चेतना की संरचना को किसने समझा? टीचनर ने, इनके शिष्य थे। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। लगभग दोनों को आधुनिक विज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? अभी अपन बताया रुडोल्फ गोइकल ने, रुडोल्फ गोइकल ने पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, है ना, 1590 में एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। इसी में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी साइकोलॉजिया पुस्तक को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। किसको? साइकोलॉजिया। कौन लिखे हैं? रुडोल्फ गोइकल ने लिखे हैं। कब? 1590 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अब देखो, पहले इस क्वेश्चन में क्या पढ़े? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंड पहली प्रयोगशाला बनाए। अब यहां आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, इसमें विलियम वुंड है नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे हैं। अब इसमें है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या किया था? विलियम जेम्स ने 1880 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके, मनोविज्ञान को अलग करके क्या बनाया था? मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके एक विषय बनाया, एक स्वतंत्र विषय बनाया। किसने? विलियम जेम्स ने, 1880 में। इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा थी। अब बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा भी पूछता है, शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा भी पूछता है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा क्या थी बताइए भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा थी प्रकृतिवादी। किसके जैसे? रूसो के जैसे। रूसो क्या बोलते थे? बच्चों को प्रकृति में छोड़ दो, स्वतंत्र क्रियाएं करने दो, स्कूल मत भेजो, प्रकृति ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा रूसो जैसी थी, प्रकृतिवादी। 1913 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा कैसी थी? प्रकृतिवादी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोम्पोनाइजी ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया है ना? पोम्पोनाइजी ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बनाया है? देखिए, अब जो साइकोलॉजी है, ये क्वेश्चन पूछता है, साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। तो क्या हो गया? दोनों मिलके साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा, है ना। और लोगस का अर्थ क्या होता है? लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचन करना। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचन करना, अध्ययन या विवेचन। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा? आत्मा का अध्ययन या विवेचन। देखिए, पोम्पोनॉजी की बात कर रहा है। अगर अरस्तु बोलता साइकी का क्या अर्थ है, तो हम बोलते आत्मा। पोम्पोनॉजी पूछ रहा है साइकी का क्या अर्थ है, तो हम बोलेंगे मन। अगर विलियम वुड पूछेगा साइकी का क्या अर्थ है,
तो हम बोलेंगे चेतना। अगर जेबी वॉटसन पूछेगा साइकी का क्या अर्थ है, तो हम बोलेंगे व्यवहार, है ना, उनके अनुसार। तो साइकोलॉजी शब्द में साइकी मतलब होता है अपना और लोगस मतलब होता है अध्ययन या विवेचन करना, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया साइकोलॉजी, और ये एक ग्रीक या यूनानिक शब्द है, ग्रीक या यूनानिक शब्द। अब आपको पता है कि प्रारंभ में, है ना, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कौन बोला? अरस्तु बोला। कब? 16वीं शताब्दी में। मन का विज्ञान कौन बोला? पोम्पोनॉजी बोला। कब? 17वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कौन बोला? विलियम वुंट बोला। कब? 17वीं 18वीं शताब्दी में। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान कौन बोला? जेबी वॉटसन बोला, ठीक है। कब? वर्तमान में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो पोम्पोनॉजी किसका विज्ञान बोला था? मन का विज्ञान। तो पोम्पोनॉजी ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बनाया है? मन का विज्ञान, है ना। उसके बाद अरस्तु ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बनाया है? आत्मा। उसके बाद विलियम वुंट ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया? चेतना। उसके बाद वाटसन ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया? व्यवहार, ठीक। चलो, तो ये पूछता है भैया, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहां पे पशुओं को भी जोड़ा है परिभाषा में, यहां पर परिभाषा में पशुओं को भी जोड़ा गया है। मनोविज्ञान की कुछ कुछ परिभाषा अपन देखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी थी, है ना? तो मनोविज्ञान को पशुओं और मनुष्य का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को पशुओं और मनुष्य का विज्ञान किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के उपयोग करने का प्रयास क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? आपको पता है व्यवहारवादी कौन है? जेबी वॉटसन है। तो वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? तो वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद 1925 में प्रकाशित की। वाटसन की पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित हुई? 1925 में। 1914 में इसकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। पहले इन्होंने, वाटसन ने अपनी एक पुस्तक निकाली 1914 में, उसका नाम था मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। 1925 में आई व्यवहारवाद। 1919 में एक पुस्तक आई, है ना, मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण, ठीक है। ये तीन पुस्तक किसकी है? वाटसन की। पहली पुस्तक 1914 में मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। दूसरी पुस्तक सन 1919 में मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण। तीसरी पुस्तक क्या? 1925 में वाटसन ने क्या? व्यवहारवाद, ठीक। चलो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पढ़ लिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है कौन? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। और यहां पूछ रहा है आदि मनोविज्ञान के जनक। आदि मतलब पुराना मनोविज्ञान के जनक। आदि मतलब पुराना मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं अपन? विलियम जेम्स को तो आधुनिक मानते हैं, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान तो विलियम जेम्स। आदि मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? अरस्तु। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था, ठीक है। तो आदि मतलब होता है प्राचीन, पुराना। आदि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। उसके बाद पोम्पोनॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। उसके बाद विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा।
उसके बाद जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, तो आदि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों, हमारे संस्था के द्वारा शिक्षक वर्ग 2 की भी भर्ती परीक्षा की भी क्लास चालू की जा रही है और शिक्षक वर्ग 2 के टेट की भी क्लास चलाई जा रही है। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका भी रेट 999 ही है। ठीक है, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है ना, मनोविज्ञान, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय है आपका निर्मितवाद। क्या? निर्मितवाद। ठीक है, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय, साइकोलॉजी का स्कूल, सबसे पुराना स्कूल, सबसे प्राचीन संप्रदाय, प्राचीन अवधारणा क्या है? निर्मितवाद। इसी को बोलते हैं क्या अपन? संरचनावाद। इसी को बोलते हैं संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद, है ना। निर्मितवाद, संरचनावाद, और क्या बोलते हैं? निर्माणवाद। क्या बोलते हैं? निर्माणवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट है इसके प्रतिपादक। ठीक है, कब? 1890 में इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया विलियम वुंट ने, है ना। इसमें किस पे अधिक बल दिया जाता है? चेतना की संरचना पर। किस पर? चेतना की संरचना पर। किस पर अधिक बल दिया जाता है? चेतना की संरचना पर। ठीक है, चलो, तो इसी को बोलते हैं संरचनावाद। इस पर, चेतना की संरचना पर काम किया गया। कौन किया? विलियम वुंट। कहां? अपनी प्रयोगशाला में। ठीक है, अपनी प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला कब बनाए थे? 79 में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर पर। वहीं इसके शिष्य टिचनर और इन्होंने किसके? चेतना की संरचना पर जोर दिया, इसलिए इसको कहा जाता है संरचनावाद। जो आपकी चेतना है, दिमाग है, उसकी संरचना पर जोर दिया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है संरचनावाद। इसके प्रतिपादक है विलियम वुंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया है? अब बताओ, साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया है ना। साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया है? साइकी का शाब्दिक अर्थ परिभाषा में आत्मा बताया है गैरिट ने। गैरिट ने क्या किया है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसने कहा है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना। शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, गैरिट ने कहा है ना। और अरस्तु ने क्या क्या कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ, पुस्तक कब लिखा गया? मनोविज्ञान का जो प्रथम ग्रंथ है कौन था? वो साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ है। कौन लिखा है? रूडोल्फ गोएकल ने। किसने लिखा है? रूडोल्फ गोएकल ने। गोएकल ने लिखा है। कब? 1590। यही साइकोलॉजिया में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? 1590 में लिखा रूडोल्फ गोएकल द्वारा साइकोलॉजिया को, और इसी पुस्तक में प्रथम बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मनोविज्ञान। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा उपलब्धता है और बहुत ज्यादा क्या है? आपका इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक क्या है? सर्विस प्रदाता है, और वो बच्चों के मन को पढ़ के, मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों के मन को पढ़ के क्या करता है? समझने की कोशिश करता है कि बच्चा क्या चाहता है। और बच्चे की अगर मनोविज्ञान को आप पढ़ लोगे
तो आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक भी होना आवश्यक है ताकि वो बच्चों को समझ सके, क्योंकि आज के डेट में बच्चा जो है वो कैसी शिक्षा चल रही है, आज के डेट में जो शिक्षा चल रही है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में यह कहा जाता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, वो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा व्यवस्था के लिए है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज से एक नया सीरीज अपना चालू हो रहा है। ठीक है, जिनको भी कोर्स के संबंध में या कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास हमारे द्वारा चलाई जा रही है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, साथ ही आपके कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और बताइएगा कैसा लगा ये सीरीज, आज के ये क्वेश्चन कैसे लगे। आज खैर बिगिनिंग था। ठीक है, इसके बाद तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।